यूपी मॉर्निंग एडिशन का। मेरे साथ मेरी सहयोगी जया मिश्रा हैं, उनका रुख करेंगे बड़ी खबर के लिए। ओवर टू यू। बिल्कुल स्नेहा, और सुनो, यूपी के मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आगरा से एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। आगरा कोर्ट से भागे अपराधी अब तक गिरफ्त से बाहर है। 10 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कल पेशी के दौरान हमला कर आरोपी को लेकर भाग गए थे उसके साथी, और अपने साथियों के साथ फरार हुआ गैंगस्टर, जो कि अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। फिरोजाबाद का रहने वाला है अपराधी विनय श्रोतीय, जिसकी अब तक तलाश हो रही है। 10 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। कल हुआ था फरार, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है कि आखिर जब कोर्ट के लिए पेशी के लिए लेकर जा रही थी पुलिस, फिर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। 19 घंटे बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और बताया जा रहा है कि गैंगस्टर को उसके साथी अपने साथ लेकर चले गए। जब कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस की टीम उसे लेकर पहुंच रही थी, उसी वक्त रास्ते से बदमाश उसे लेकर अपने साथ चले गए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। और 20 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं। 20 घंटे का समय लगभग बीत चुका है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अपराधी का नाम विनय श्रोतीय बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। उसके साथियों की भी तलाश हो रही है। और 19 से 20 घंटे का समय लगभग बीत चुका है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कल पेशी के दौरान हमला कर भागे थे अपराधी, और बताया जा रहा है कि उसके 4 साथियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया और अपराधी को अपने साथ लेकर चले गए। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का। आगरा से सीधा जुड़ेंगे वो। नितिन, ये बताइए कि किस तरीके की व्यवस्था थी, कैसे चकमा दिया इन आरोपियों ने पुलिस को? देखिए, बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही शातिर अपराधी है विनय श्रोती, और जो कहा जाए बैंक डकैती जैसे कहा जाए संगीन अपराध में शामिल रहा है। और पुलिसिया जांच में ये एबीपी गंगा को जानकारी लगी है कि 3 दर्जन से ज़्यादा इस पर मुकदमे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस पर 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसको डकैती कोर्ट में यानी एडीजे 3 के कोर्ट में दीवानी परिसर में जब लेकर जाया जा रहा था, तब उसके 3 साथियों ने हमला किया है। और एक साथी पूरी तरह से इस पूरे मामले में उसको कहा जाए आगे आगे रास्ता बता रहा था, इशारों में बात चल रही थी। तो ऐसे में डेवलपमेंट ये है इस मामले में कि एक जो सस्पेक्ट जो पुलिस के पास पहुंचा है घटना के बाद कि मेरा जो बदमाश मोबाइल छुड़ा कर ले गए हैं, उसका नाम सोनू कुमार है। वो खुद उस पूरे कहा जाए अपराधी को भगाने में साजिश में शामिल है। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की है तो उसने ये कबूल कर लिया है कि हाँ, मैं जानता था, एक प्लानिंग के तहत ये पूरी साजिश को रचा गया है। चारों अपराधी जो इसमें सोनू कुमार समेत फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। फिरोजाबाद का जो विनय श्रोती है वो लाइन पार्क के रूपसपुर गांव का रहने वाला है। तो ऐसे में अब पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चल रहा है। CIW, SOG लगातार जो आपके जो हरि पर्वत पुलिस है, इसके साथ ही फिरोजाबाद की जो कहा जाए कई सारी टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। तो रेंज लेवल पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में विनय श्रोती जो कल दीवानी परिसर से भागा है, उसको पकड़ने के लिए कई सारी टीमें धरपकड़ में जुटी हुई हैं। विनय श्रोती बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी है नितिन, आपको रोकते हुए जरा इसके बुलेट पॉइंट दर्शकों तक पहुंचाएं। आगरा से जो बड़ी जानकारी मिल रही है अपराधी को कोर्ट से भगाने के इस मामले में, वो भी हम दर्शकों को बताते चलेंगे। जया। बिल्कुल, और देखिए, बड़ी खबर यह है कि अपराधी को कोर्ट से भगाने के मामले में सोनू से पूछताछ हुई है, जैसा कि नितिन भी बता रहे थे। और गैंगस्टर के साथियों से सोनू के कनेक्शन की पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सोनू ने अपराधियों पर मोबाइल लूटने का आरोप लगाया था। पुलिसकर्मी अनुज प्रताप सिंह से भी पूछताछ की जा रही है इस मामले में। पुलिसकर्मी अनुज प्रताप सिंह की कस्टडी से फरार हुआ था गैंगस्टर, और इसी वजह से अब उनसे भी पूछताछ की जा रही है। क्या उनकी भूमिका तो कहीं संदिग्ध नहीं, क्या उनकी संलिप्तता तो नहीं है, इसकी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि सोनू नाम का एक व्यक्ति जो कि मोबाइल चोरी करने का आरोप लगा रहा था बदमाशों पर, उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। और जैसा कि नितिन ने अपडेट ये किया कि सोनू से जब पूछताछ, बिल्कुल जया, और चलिए अब डिटेल्स जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी नितिन का। नितिन, ये बताइए, क्या कोई नेटफ्लिक्स सीरीज देख करके या फिर फिल्मों से प्रभावित होकर के इतना आसान लगा था क्या इन्हें कि जाएंगे अपने मोबाइल की चोरी की रिपोर्ट लिखवाएंगे और पूरे साजिश का हिस्सा भी होंगे? डर नहीं है क्या पुलिस का?
देखिए बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले का एनालिसिस किया जाए तो पुलिस की गंभीर लापरवाही है। दीवानी परिसर में जब कहा जाए जिला जेल से पेशी के लिए कोई भी मुजरिम या कोई भी अंडर ट्रायल कैदी को जब दीवानी लेकर लाया जाता है, तो वहाँ आप ये समझिए कि किस तरीके से एक सिपाही चलता है और उसके साथ एक कैदी चलता है, कई दफ़ा रस्सी बांध देते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि ये बैंक लूट जैसे, बैंक डकैती जैसे संगीन अपराध में दिसंबर 2018 से ये विनय श्रुति बंद है, बरहन में ये लूट हुई थी। इसके साथ ही जब आपको ये पता है कि ये लूट, डकैती, हत्या जैसे करीब 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे में ये वांछित है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इतने संगीन अपराधी को कहीं ना कहीं पुलिस ने एक सिपाही के हवाले क्यों कर दिया। और सूचना देने में भी करीब 1 से 1.5 घंटे का सिपाही ने वक्त लगाया। ये बताया जा रहा है कि 1 बजे की ये घटना है और 2:30 बजे करीब ये सूचना पुलिस अधिकारियों को दी गई है। यानी हो सकता है वो सिपाही घबरा गया हो या कोई और भी बात हो सकती है। पुलिस इस पूरे मामले में सिपाही से घबराहट में एसओएस सिचुएशन के लिए पुलिस ट्रेन होती है। घबराहट में सबसे पहला काम होता है कि आप अपने इमीडिएट को इन्फॉर्म करोगे, लेकिन 1.5 घंटे का इंतजार क्या करता रहा सिपाही, और एक सिपाही के भरोसे किसी शातिर को लेकर के जाना, ये दोनों चीजें क्या बयां करती है, ये आगे की जांच में पता चलेगा। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे केस पर। शुक्रिया नितिन, जो ग्राउंड से जानकारी दे रहे थे कैदी के फरार होने को लेकर के। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जया। बिल्कुल, और लखनऊ से अगली बड़ी खबर है, किताबों पर आज अहम बैठक होने वाली है। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है स्नेहा। लखनऊ से बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। बेसिक शिक्षा विभाग में किताबों की सप्लाई का ये मामला है और आज डीजी स्कूल एजुकेशन ने बुलाई है पाठ्य पुस्तक समिति की बैठक। आज दोपहर में पाठ्य पुस्तक समिति की बैठक होने वाली है। एबीपी गंगा की खबर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने संज्ञान लिया है और किताबों की सप्लाई में हो रही देरी पर उन्होंने बात की है। एबीपी गंगा की खबर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने संज्ञान लिया और देखिए आज बैठक बुलाई गई है। किताबों की सप्लाई में देरी पर उन्होंने बात की है। बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं। जो किताबें हैं भी बच्चों के पास वो पुरानी हैं, फटी हुई हैं और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। और इसके बाद अब देखिए पाठ्य पुस्तक समिति की बैठक बुलाई गई है। आज डीजी स्कूल एजुकेशन ने पाठ्य पुस्तक समिति की बैठक बुलाई है। किताबों की सप्लाई का ये पूरा मामला है। सीधा रुख करते हैं जया लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये बताइए, बिना किताबों के इतना लंबा सत्र बीत गया। एबीपी गंगा पर मंत्री जी कहते हैं कि आने वाले 60 दिन के भीतर जो 1 करोड़ के करीब किताबें हैं वो पहुंच जाएंगी। कैसे पॉसिबल होगा? आज क्या डेवलपमेंट है? देखिए, एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई, किस तरीके से जो परिषदीय स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय, वहाँ पर छात्र तो आ गए। स्कूल तो आपने गर्मियों के बीच ही खोल दिए थे, जून में ही खोल दिए थे, तब उसका विरोध हुआ था, लेकिन किताबें नहीं पहुँची। यानी आधी अधूरी तैयारियों के साथ स्कूल खोल दिए थे। सरकार के 100 दिन बीत गए। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने तमाम उपलब्धियां बताई, लेकिन ये बताना भूल गए कि भाई किताबें क्यों नहीं पहुंच पाई। जब एबीपी गंगा ने खबर दिखाई उसके बाद उनको भी पता चला कि अरे किताब तो पहुंची नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन किताब नहीं है उनके पास। और इसे लेकर बुधवार को भी एक बैठक हुई और आज डीजी एजुकेशन विजय किरण आनंद, जिसको हम कहें कि वो खासतौर से बेसिक शिक्षा से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। योगी वन में भी हमने देखा उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, फिर गोरखपुर चले गए, डीएम रहे, वहाँ से फिर उनको लाया गया। यानी शायद वो विभाग को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, लेकिन उनके आने के बावजूद भी ये स्थिति है कि अभी तक किताबें पहुँच ही नहीं पा रही हैं। आज उन्होंने बुलाई है पाठ्य पुस्तक कमेटी जो है उसकी बैठक बुलाई है कि भाई आप लोग किताब क्यों नहीं छाप रहे हैं, क्यों बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। कल जो बैठक हुई उसमें ये बताया जो पब्लिशर्स हैं कि भाई देखिए, एक तो जो यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो रहा था उस वजह से पेपर नहीं आ पा रहा है। यानी पेपर मिल से पेपर नहीं आ पा रहा है, वो महंगा हो गया, हम उस रेट पर छाप नहीं सकते। उन्होंने अपनी समस्या बता दी, लेकिन कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि हमारा आपका जो टेंडर हुआ है, जो अनुबंध हुआ है, आपको उसी रेट पर किताबें छापनी है। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, वो कह रहे कि हमको सही कीमत नहीं मिल रही, तो क्या वो किताबें छापेंगे? बड़ा सवाल ये है। बड़ा अगर वो नहीं छापते तो सरकार का ऐसा दबाव है जिस रेट पर टेंडर पास करते हैं मुनाफा ज्यादा होता तब तो नहीं कहते। अब जब नुकसान हो रहा है, टेंडर उनके नाम हो गया है, जून में उनके हवाले हुआ है, बावजूद इसके वो किताब नहीं छापते हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप है। अगर सिर्फ 20 जिलों में किताबें पहुंची हैं, 55 जिलों को अभी भी इंतजार है, और किताबें कहीं पहुंची है तो गोदाम में पहुंची हैं, वो बच्चों तक कब पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। आप नजर बनाए रखिएगा कि आज की इस बैठक से क्या निकल करके सामने आता है। बहुत बड़ा टारगेट है जो मंत्री जी सेट करके गए हैं, एबीपी गंगा की स्क्रीन पर कह के गए हैं। देखना है कि कब तक अधिकारी उनकी इस बयान को वाकई जमीनी हकीकत में तब्दील कर पाते हैं। शुक्रिया अनुभव।
तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, अगली खबर के लिए रुख जया का। बिल्कुल स्नेहा, और आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और कांवड़ यात्रा के शुरुआत के साथ ही शिव के दरबार तक कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काशी की सड़कों पर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शिव भक्त बाबा का दर्शन करके जलाभिषेक कर रहे हैं। ये सिलसिला सुबह से ही देखने को मिल रहा है और आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ कांवड़िए अब बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सहूलियत के साथ कांवड़िए पहुंचेंगे बाबा के दरबार तक, दर्शन कर सकेंगे आसानी से। तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। हर हर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये उम्मीद है कि भारी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु, कांवड़िए पहुंचेंगे और इसके लिए हर तरीके की तैयारी भी कर ली गई है और सुबह से ही सिलसिला ये जारी है। भक्त बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, वहां पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और जलाभिषेक उनका कर रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा का रूट डायवर्जन भी हुआ है और क्या रूट है एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले नोएडा का रूट, इसके बाद गाजियाबाद, हापुड़, शामली और इसके बाद आपको बताएं कि गाजियाबाद के बाद हापुड़ का रूट आप ले सकते हैं, शामली के रूट से आप जा सकते हैं और मेरठ के रूट को भी छूट दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार ये रूट होगा कांवड़ियों के लिए और इस पर तमाम इंतजाम किए गए हैं और साथ ही आपको बताएं कि रूट डायवर्जन भी कई जगहों पर किया गया है और इन शहरों में जहां पर रूट डायवर्जन किया गया है उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देंगे। देखिए, मेरठ में नहीं मिलेगा वाहनों को प्रवेश, अगर मेरठ के रास्ते आप जाते हैं तो वहां पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। हरिद्वार जाने वाली गाड़ियों को बिजनौर के रास्ते जाना होगा, ये रूट डायवर्जन हुआ है अहम। इसके अलावा देवबंद, सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार वाहन पहुंचेंगे और भारी वाहन हापुड़ से किन्नौर के रास्ते मुजफ्फरनगर पहुंच सकते हैं। जो रूट डायवर्जन नया हुआ है उसके मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुरादाबाद की ओर से जाने वाले वाहन नोएडा डायवर्ट होंगे और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बरेली, मुरादाबाद से आने वाले वाहनों का रास्ता भी बदलेगा। गाजियाबाद में NH-58 पर वाहनों को रोका जाएगा, वहां पर रूट डायवर्जन है और इसी वजह से वहां पर वाहनों को रोका जाएगा। तो ये तमाम इंतजाम कांवड़ियों के लिए किए गए हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए, देवबंद जया और हरिद्वार पहुंचेंगे वाहन और बिल्कुल जया, और चलिए ग्राउंड पर किस तरीके की तैयारियां हैं, तस्वीरें हैं। हम दो सहयोगियों का रुख करेंगे। सनुज मेरठ से जुड़े हैं और नीतीश काशी से जुड़े हैं। काशी का रुख कर लेते हैं और वहां पर हलचल तो सुबह से ही है, ब्रह्म मुहूर्त से ही अब शिव के भक्तों को देख रहे हैं आप। नीतीश, अभी क्या तस्वीरें हैं? स्नेहलता, अगर तस्वीरों की बात करें तो दर्शन पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। जब श्रावण मास का मौका होता है तो पूरे श्रावण काशी में भक्तों का जमावड़ा होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सावन के पहले दिन आपने दर्शन किया? हाँ, बाबा को जल चढ़ाया, रुद्राभिषेक भी किया। पहले दिन की महत्ता क्या होती है? अन्य दिनों में तो दर्शन करते ही हैं, पूरे साल दर्शन करते हैं आप लोग, छोटे बच्चों के साथ सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज के दिन को लेकर कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा? पहला दिन लगता है जैसे कि अब शुरू हुआ है, लगता है एकदम पावर आ जाएगा। पूरे सावन महीना में पूरे एनर्जेटिक रहेंगे हम लोग। करना चाहिए पहला दिन जितना संभव हो सके और बच्चों के साथ बाबा दर्शन दिए। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बुलाए हम लोग को, हम लोग बाहर से आए हैं। सो मतलब ये विशेष कृपा ही होती है जो बाबा दर्शन के लिए बुलाते हैं। अभी पहले दिन आज हमने जल चढ़ाया, रुद्राभिषेक किया और फिर हम दर्शन करके अन्नपूर्णा माता से होकर यहाँ आए। स्नेहलता, जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा दें, यहाँ के सुरक्षा इंतज़ाम आपको दिखा दें कि आप देखिए जो गेट नंबर 4 है उसके बाहर बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा आप देखिए कांवड़ियों का जत्था यहाँ पर जिस तरह से लगातार आता हुआ, और ये देखिए कांवड़िया बंधु अपने पूरे पोशाक के साथ गेरुआ वस्त्रों में, तो कैसे दर्शन की कितनी महत्ता। और आज आप लोग पहुँचे हैं काशी,
एकदम शांत शांत लग रहे हैं, कोई जयकारा नहीं। थक गए जी। कांवड़िया थकते भी हैं? थकते क्यों नहीं थकते भाई, वो भी तो जो है बाबा का आशीर्वाद रहता है। बाबा का तो है पूरा है, चल रहे हैं तो फिर दिखा दीजिए दर्शक कैसे जयकारा लगाते हैं कांवड़िया। भाई, लगा दीजिए। नाथ की जयकारा है। स्नेहलता, आप लोग आज दर्शन करने पहुंचे हैं, आज पहुंचे या एक दिन पहले ही? ब्रह्म मुहूर्त यहाँ कह रहे हैं कि बाबा का जो दर्शन पूजन का सिलसिला है ब्रह्म मुहूर्त से जारी है, तो किस तरह के दर्शन? बढ़िया दर्शन हुए। हम लोग को बारात 12 बजे 12 बजे यहाँ स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से फिर यहाँ आए, यहाँ पे बाबा जी का बहुत अद्भुत दर्शन हुआ। काफी चलिए नीतीश, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए। युवा हैं, रंग बिरंगी कावड़ है, कावड़ भी कई तरीके की है, लेकिन यही कावड़िए जब हरिद्वार का रुख करते हैं तो पश्चिमी यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों से गुजरते हैं। और पश्चिमी यूपी में आज हलचल भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आज एसीएस और तमाम बड़े बड़े अधिकारियों का दौरा है मेरठ में। कैसी तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, सनुज से समझेंगे। जी सनुज। देखिए, बस कुछ ही देर बाद जो एसीएस होम है अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तमाम जो रूट किस तरीके से डाइवर्ट यहाँ पर किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर पीएससी तैनात की जाएगी, कहाँ पर फोर्स तैनात की जाएगी, कितने सीसीटीवी इस कैमरों से इसकी निगरानी की जाएगी, इसको लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर डीजीपी और एसीएस होम के सामने तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है और इसी ओगरनाथ मंदिर में सबसे पहले कुछ ही देर बाद जो डीजीपी हैं और एसीएस होम है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ का सबसे पहले यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद जो तमाम तैयारियां हैं उसका यहाँ पर जायजा लेंगे, क्योंकि यहाँ शिवरात्रि के दिन ही सबसे ज्यादा लाखों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो इसी ओगरनाथ मंदिर में यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। तो बिल्कुल सनुज हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, उनका ऑडियो तो डिस्कनेक्ट है लेकिन तस्वीरें साफ हैं और जाहिर तौर पर आज मूवमेंट है तमाम ऑफिसर्स की और वो आ भी इसीलिए रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें, क्योंकि देखिए पूरे पश्चिमी यूपी को अच्छे से सेक्टर्स में बांटा गया है। वो एरिया जहां से उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है, क्योंकि हरिद्वार तक ये कांवड़िए जाते हैं। और इसी बीच ये देखिए बड़ी रंग बिरंगी आकर्षक तस्वीरें आ रही हैं। खबर कानपुर से है, इसका जिक्र करते हैं, जहां 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा का मामला। बाबा मुख्तार हयात और वशी के खातों को खंगालने में एसआईटी की टीम जुटी हुई है। आपको बताते चले कि नई सड़क बवाल से पहले हाजी वसी और हयात ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची और इसी रकम का इस्तेमाल उपद्रव की फंडिंग में की गई होगी, इस बात की आशंका जताई जा रही है। हाजी वसी ने जेल जाने से पहले पुलिस को निजी बैंक अकाउंट होने की जानकारी भी दी थी। तीनों के आधा दर्जन से अधिक बैंक अकाउंट की जब ट्रांजैक्शन को देखा गया तो कई बातें सामने आई हैं। एसआईटी ने तीनों के अकाउंट के साथ साथ उनके परिवार के बैंक अकाउंट को भी खंगाला है और उसके डिटेल्स भी जुटाने में एसआईटी जुटी हुई है। तो देखिए बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ठीक हिंसा से पहले उन्होंने बेची ताकि उससे जो रकम आए उसको पंप किया गया, उसी पैसे को लगाया गया इस पूरे प्रदर्शन जो कि हिंसक हो गया नई सड़क पर इस मामले में। तो एसआईटी के हाथ ये अहम जानकारी लगी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतीश का रुख करेंगे, वो उनके पास डिटेल जानकारी है। रतीश, क्या क्या बता रही है एसआईटी की तरफ से मिली जो जानकारी है, किस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा, कैसे फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया? देखिए, एसआईटी की जांच में जो नया तथ्य निकल करके सामने आया है वो ये है कि मुख्तार बाबा, हाजी वसी और हयात जफर हाशमी ने करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को उपद्रव से पहले बेचा था और इसी पैसे, ऐसे एसआईटी सूत्रों का कहना है कि इसी पैसे का इस्तेमाल फंडिंग में किया गया और जो भीड़ जुटी और जो अपराधी किस्म के लोग शहर का माहौल बिगाड़ने में जुटे उनको ये पैसा दिया गया। तो ये बड़ा तथ्य निकल के आया है एसआईटी की जांच में और एसआईटी आगे और ज्यादा जांच करने की कोशिश कर रही है कि ताकि फंडिंग का जो पूरा नेक्सस है ये कहाँ से पैसा आया और कितना पैसा आखिरकार लोगों को दिया गया, इस पूरे बाबत विस्तृत ब्यौरा खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल रतीश, ये चौंकाने वाला मामला है कि ठीक इस हिंसा से पहले प्रॉपर्टी को बेचा इन्होंने और जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल किया गया नई सड़क हुई हिंसा में।
कई तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए अलग एसआईटी की टीम जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।